कामिल का मतलब क्या है? सर्वोत्तम फसलें। और शामिल होने वाली फसलें कौन थी? गन्ना थी और कपास थी, क्योंकि ये दोनों ही व्यापार के लिए प्रमुख थी और व्यापार इन दोनों फसलों पर अधिक होता था, क्योंकि गन्ने से हम चीनी या का उत्पादन होता था, कपास से कपड़ों का उत्पादन होता था। जबकि बात करें वहाँ पर तो मध्य भारत और दक्षिणी जो पठार थे फैले हुए थे, उन जमीनों पे बड़े बड़े टुकड़ों पर क्या उगाई जाती थी? कपास। जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन यानी जिसमें हम सरसों की बात भी करते हैं, दलहन यानी कि जो दालें आदि हैं वो भी नकदी फसलों में आती थी, यानी कि वो भी जिन्स ए कामिल में शामिल थी। आपको ये चारों फसलें ध्यान रखनी है कि कपास और गन्ना, साथ में तिलहन यानी जैसे जिसमें सरसों आ रही है, दलहन, ये भी नकदी फसलें हैं और नकदी फसलों के अंतर्गत आने के कारण इनको भी जिन्स ए कामिल में शामिल किया गया था। और इससे पता चलता है कि औसत किसान की ज़मीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाला उत्पादन और व्यापार, दोनों शब्द आए हैं यहाँ पर, के लिए उत्पादन का एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ खेती की जा रही थी वहाँ पर ये भी देखा जा रहा था कि साथ में किसी प्रकार से उत्पादन भी बढ़ाया जाए, व्यापार भी किया जाए उस खेती के द्वारा। 17वीं सदी में दुनिया की एक अलग अलग हिस्सों से कुछ नई प्रकार की फसलें भारत उपमहाद्वीप में पहुंची थी, जो बाहर से आई थी। हमारे फसलें कौन कौन सी थी? मसलन मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आया था, यानी मक्का हमारे भारतीय फसल नहीं थी, बाहर से आने वाली थी। 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिमी भारत की मुख्य फसलों में होने लगी थी। टमाटर, आलू, मिर्च, ये भी हमारे भारत की नहीं थी, ये नई दुनिया से लाई गई थी। ये ध्यान रखना, नई दुनिया उस समय बात की जा रही थी तो अमेरिका, उस समय नया नया एक महाद्वीप, उपमहाद्वीप ही महाद्वीप में ढूंढा गया था। तो यहाँ पर टमाटर, आलू और मिर्च ये तो नई दुनिया से आने वाली थी, और मक्का जो था वो अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से भारत आया था। अब बात करें हम ग्रामीण समुदाय की, तो यहाँ का जो ग्रामीण समुदाय था, ऊपर लिखी बातों से हम जाहिर कर सकते हैं कि कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी और पहल थी, क्योंकि वही खेती कर रहे थे। इससे मुगल समाज की कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ा, यह पता करने के लिए हम समाज के उन समूह पर नज़र डालें जो खेती के विस्तार के शरीक होते थे, यानी कि खेती का कार्य कर रहे थे, उसमें शामिल थे। साथ ही हम उनके बीच के रिश्तों और झगड़ों के बारे में भी गौर करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ग्रामीण समुदाय कैसा था। हम पहले देख चुके हैं कि किसान की अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत यानी उसका ही मालिकाना हक था। साथ ही जहाँ तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल बात करें कि समाज में कैसा उसका अस्तित्व था, कई मायनों में वे एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा भी बने हुए थे। तो अब हम अगर देखें तो समुदाय के 3 घटक थे, 3 प्रमुख आधार थे, 3 भाग थे। सबसे पहले था खेतीयार किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, जिसको मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। तो हम नीचे से